हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो इससे पहले की क्लास में हमने कवर किया था इंक्लूसिव एजुकेशन पार्ट 1 को। अब हम डिस्कस करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन पार्ट 2 को। ओके। जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है वो बच्चे पार्ट 1 ज़रूर देख लें, देन पार्ट 2 आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी इस पूरी क्लास से आप लोग नोट्स ज़रूर बना लीजिए, है ना। पूरी सीरीज आपकी चल रही है, सिलेबस की अकॉर्डिंग है और एकदम ओपन है। तो है ना, इन सब से आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए और दिसंबर में जो आपका सीटेट का एग्जाम होगा उसको अच्छे से दीजिए। ठीक है। तो इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप लोग अपने सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और थोड़ा सा भी सीरियस हो, मतलब कि फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई हो जाए, तो प्लीज थोड़ा सा सीरियस होकर के तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अभी लास्ट टाइम अगर आपने पेपर देखे हुए प्रीवियस ईयर पेपर, तो थोड़ा सा लेवल चेंज है। ओके, क्वेश्चन पूछने का तरीका इस बार असर्शन और रीजन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो थोड़े से थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को भी अभी थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर होकर के अब आपको तैयारी करनी पड़ेगी, सो दैट वहां पर अब अगले एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि यहाँ पर जब लास्ट टाइम लेवल थोड़ा चेंज हुआ है, ऑब्वियसली इस बार और थोड़ा सा लेवल चेंज होगा और ऑनलाइन एग्जाम है, तो इसलिए प्रैक्टिस, थ्योरीज, है ना, सब कुछ आप लोग करते रहिए। बाकी फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पर विजिट करें देन प्लीज सब्सक्राइब करिए इसको और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सेशन अगर आपको पसंद आता है देन प्लीज टू लाइक। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्लास को और आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ में इंक्लूसिव एजुकेशन होती क्या है ना, और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या इसके फीचर्स हैं, तो वो सब चीज़ें मैंने डिस्कस करी थी। और स्पेशल चाइल्ड के बारे में आपके साथ में मैंने डिस्कशन किया था कि स्पेशल चाइल्ड क्या होता है, पिछड़े बालक क्या होते हैं। ओके, तो मैंने आई गेस आपके साथ में हाँ मेंटली रिटार्डेड इनको भी डिस्कस किया था। और इसके साथ ही साथ मैंने आपके साथ में प्रतिभाशाली बालकों को भी डिस्कस किया था। और आज हम अब डिस्कस करेंगे जो डिसएडवांटेज चाइल्ड हैं उनको, और साथ ही साथ जो क्रिएटिव चाइल्ड है वो, और विकलांग, दिव्यांग, प्रॉब्लमेटिक बाल अपराधी और जितनी भी डिसेबिलिटीज है वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, आइए चलिए। तो भाई हाँ, अब हम बात करेंगे यहाँ पर आकर के जितने भी डिसएडवांटेज चिल्ड्रन है, मीन्स जो वंचित बालक जिसे हम कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पर वंचित बालकों के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा, वंचित का मतलब है कि किसी ना किसी रीजन की वजह से पीछे रह जाना, है ना। किसी ना किसी कारण की वजह से जब हम पीछे रह जाते हैं तो इसी चीज को हम वंचित कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके अंदर सारी क्वालिटीज हैं, आपको पढ़ना भी आता है, आप पढ़ भी सकते हो, आप होशियार भी हो, लेकिन आपके पास में इतने पैसे नहीं है कि आप, है ना, एक अच्छा सा कोर्स परचेज करके या बुक्स ले करके आप पढ़ाई कर सको, है ना। तो फिर यहाँ पर क्या हो गया, वो वंचित बालक की श्रेणी में आ गया बच्चा। ओके, तो यही चीज आपकी है, जो अलाभान्वित बच्चे मीन्स जो किसी कारणवश शिक्षा के अवसर से वंचित रह जाते हैं, वो वंचित बालक में आते हैं और जिसे हम अलाभान्वित बालक कहते हैं। ओके, चलिए। अब जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम ले, पिछले टाइम पे क्या हुआ करता था, पिछले टाइम पे लोगों के साथ में बहुत भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। गर्ल्स के साथ में हो रहा है या जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ में हो रहा है ना। तो ये सब चीजें देखने को खूब मिलती थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे ही धीरे धीरे करते लोग क्या होते चले गए, उस शिक्षा से क्या होके वंचित होते चले गए, उस अवसर से वो लोग वंचित होते चले गए। एज एग्जाम्पल अगर हम ले तो जनरल वालों के साथ में बेचारे SC ST OBC वाले नहीं पढ़ सकते हैं, है ना, उनको अलग एजुकेशन दी जा रही है। इवन कभी कभी होता है कि SC ST वालों को एजुकेशन ही नहीं दे रहे हैं। तो ये चीजें हो गई आपकी कि मतलब आप शिक्षा के अवसर से वंचित रह गए। ओके, आपको एजुकेशन मिल ही नहीं पाई वो। अब अगर हम यहाँ पे बात करें अल्पसंख्यकों के बारे में, जिनकी जनसंख्या कम है ना, जो नंबर्स में कम है व्यक्ति, लाइक हमारे जो मुस्लिम भाई हो गए, तो यहाँ पर फिर वो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती कि उनके लिए एजुकेशन नहीं। हालांकि अब तो टाइम काफी चेंज हो गया, तो अब तो सर्व धर्म संभाव और, है ना, सबको ही एजुकेशन मिलती है, एजुकेशन फॉर ऑल वाला सिस्टम है। तो घुमंतु वर्ग मीन्स जो व्यक्ति एक जगह पर नहीं रहते हैं, है ना, चेंज करते रहते हैं, गर्मियों में यहाँ पर रहे, सर्दियों में यहाँ पर रहे, है ना। तो ऐसे चेंज हो, तो यहाँ पर इन कारणों से क्या होता है कि इनकी जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो ये पिछड़ जाते हैं।
ओके। तो इसीलिए इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए समावेशी शिक्षा को लाया गया। ओके, इंक्लूसिव एजुकेशन को लाया गया, जहां पर हमने बात करी क्या कि भाई अगर हम हर एक बच्चे को एक साथ लेकर के चलेंगे तो हर एक बच्चा आगे बढ़ेगा। ओके, हर एक बच्चा आगे ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई। अब इसमें हम कुछ आर्टिकल है उनको डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 30(1), ठीक है, आर्टिकल 30(1) में क्या है कि अल्पसंख्यकों को धर्म एवं भाषा के आधार पर शैक्षिक संस्थान खोलने की अनुमति। ठीक है, मीन्स जैसे कि जो जनसंख्या में कम है, जिनकी संख्या कम है, तो धर्म और भाषा के आधार पर उनको इंस्टीट्यूट वगैरह है ना खोलने की अनुमति नहीं दी गई। ठीक, तो आर्टिकल 30(1) आपका ये हो, सॉरी दी गई, इसमें मैं गलत बोल गई, शैक्षिक संस्थान खोलने की अनुमति दी गई। अगला आर्टिकल 32 के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर धर्म एवं भाषा के आधार पर किसी के साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ऐसा बोला गया। ओके, तो अब अगर हम बात करें वंचित वर्ग के बालकों की शिक्षा कैसी होगी, तो वंचित वर्ग के बालकों की शिक्षा के लिए, अब जैसे मान लीजिए इनके पास पैसे नहीं है या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो बच्चे पिछड़ जा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्कॉलरशिप हम उनको प्रोवाइड कराएं, है ना। और हमारे लिए हर एक धर्म समान होना चाहिए, तो सभी धर्मों को हम समान दृष्टि से देखें। इनके परिवेश से जुड़े लोगों के उदाहरण दिए जाए, मींस इनके बैकग्राउंड से जितने भी लोग जो सक्सेसफुल हुए हैं उनके एग्जाम्पल दिए जाए, तो बच्चा मोटिवेट होगा वहां पर लर्न करने के लिए। ओके, और फ्री एजुकेशन की बात करते हैं कि भाई फ्री एजुकेशन इनको दी जाए सो दैट बच्चे पढ़े, पेरेंट्स या गार्डियन जो है वो बच्चों को स्कूल भेजना शुरू करें। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई। ओके, डिसएडवांटेज चिल्ड्रन हो गया। अब हम अगली टर्म के ऊपर चलते हैं, आइए देखिए। अब हम बात करेंगे क्रिएटिव चाइल्ड के ऊपर। ठीक है, इसको देखते हैं, सृजनात्मक बालकों को। देखिए, आकर के समावेशी शिक्षा में मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी प्रकार के बच्चे हैं, चाहे वो क्रिएटिव हो, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, वेदर वो बच्चे प्रॉब्लमेटिक हो, चाहे वो बच्चे नॉर्मल हो, चाहे वो बच्चे पिछड़े हो, मंद बुद्धि हो, सबको हम एक साथ पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हर एक बच्चे के बारे में आपको मैं बता रही हूँ, सो दैट जब भी आप बच्चों को ट्रीट करें, आप बच्चों को पढ़ाएं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम वहां पर किस मेथड से बच्चों को पढ़ाएंगे। ओके, तो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। तो क्रिएटिव चाइल्ड के ऊपर अगर हम बात करें तो जेम्स ट्रेवर ने एक स्टेटमेंट आपको दिया है कि अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। मीन्स जब हम किसी नई चीज को क्रिएट करते हैं विदाउट एनी कॉपी, बिना किसी व्यक्ति के कॉपी किए हुए, तो उसी चीज को हम कहते हैं क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मकता कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब हम सृजनात्मक बालक की पहचान कैसे करेंगे भाई, है ना, क्रिएटिव चाइल्ड की हम पहचान किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर ओरिजिनलिटी आपको दिखनी चाहिए, है ना, मौलिकता आपको दिखनी चाहिए, किसी का कॉपी नहीं किया हुआ हो। ऐसे बच्चों में ओरिजिनलिटी होती है, वो किसी भी व्यक्ति को कॉपी नहीं करते हैं। अगला है वो नॉर्मल से अलग होते हैं। ठीक है, उनके थॉट्स, उनके आइडियाज, उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन सब कुछ नॉर्मल से अलग होता है। अगला है क्यूरियोसिटी बहुत होती है उनमें कि ये चीज ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये चीज किस तरह से होगी, तो क्यूरियोसिटी बच्चों में बहुत होती है। ऑटोनॉमी होती है, मीन्स किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होते अपने चीजों के लिए। और डिसीजन मेकिंग की क्षमता होती है, ऐसे बच्चों में अपने डिसीजन लेने की ये क्षमता रखते हैं क्रिएटिव चाइल्ड। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई हमारी सृजनात्मक बालकों के बारे में। अब अगर आपके क्लास में कोई बच्चा जो क्रिएटिव चाइल्ड है, आप उसमें क्रिएटिविटी किस तरह से डेवलप करोगे, है ना, तो आपको तो भाई क्रिएटिविटी लेनी पड़ेगी ना, लानी पड़ेगी, तो हम किस तरह से क्रिएटिविटी यहाँ पर डेवलप करेंगे, तो उस चीज को हम लोग देखते हैं। आइए, सबसे पहली बात है उनको हम प्रॉब्लम सॉल्व करने को दें, है ना। जब हम उन बच्चों को समस्या समाधान करने को देंगे तो उससे यहाँ पर क्या होगा, बच्चा क्रिएटिव होगा, है ना, अलग अलग थॉट से सोचेगा, अलग अलग डायमेंशन से वो सोचेगा, तो इससे बच्चा वो क्रिएटिव होगा। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की क्षमता बच्चे में होनी चाहिए, प्रॉब्लम को समझने की क्षमता बच्चे में होनी चाहिए।
ठीक है, तो इससे बच्चे में क्रिएटिविटी डेवलप होगी। अगला है खुद से चीजों को करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए और उसको वो इवैल्यूएट भी करे कि हम कहाँ पर गलत हैं और हम कहाँ पर सही हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के द्वारा हम क्या करें, बच्चे को ट्रीट करें, है ना, बच्चे को हम पढ़ाएं। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड जो कि आपको दी है ऑसबर्न ने, इसमें होता क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड में यहाँ पर बच्चे के सामने कोई एक प्रॉब्लम दी जाती है और बच्चा उस प्रॉब्लम के ऊपर अलग अलग तरीके से, अलग अलग डायमेंशन से सोचता है और समझता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे में हम धीरे धीरे क्रिएटिविटी को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई क्रिएट को सॉरी, हम हमेशा समावेशी शिक्षा की बात करते हैं और बच्चे को हम हर एक बच्चे को साथ पढ़ाने की बात करते हैं, कभी भी बच्चे को अलग करके पढ़ाने की बात नहीं करते। लेकिन अब चूंकि कुछ बच्चे जो नॉर्मल से अलग है, उनको आप कैसे पढ़ाओगे? क्या आप उनको भी सेम तरीके से तो नहीं पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे, है ना, आपको वे ऑफ मेथड चेंज करना पड़ेगा। तो हम वहां पर सब बच्चों को टीच करने के लिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस उनको ध्यान रखने के लिए हमारे मेथड में चेंजेस होने चाहिए। ये नहीं कि उन बच्चों को हम अलग कर दें, हम उन हर एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए अपनी प्लानिंग करेंगे कि जिसमें हर एक बच्चा इंक्लूड हो सके, हर एक बच्चा पढ़ सके। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग डिसेबल्ड चाइल्ड के बारे में। डिसेबल्ड चाइल्ड का मतलब सिंपल है, ऐसे बच्चे जो फिजिकली डिसेबल होते हैं। ठीक है, तो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली दोषयुक्त होते हैं, जिसकी वजह से इनको लर्निंग में हेल्प होती है। तो ये बच्चे डिसेबल चाइल्ड कहलाते हैं, दिव्यांग बालक कहलाते हैं। और क्रो ने कहा कि ऐसे बालक जिनमें शारीरिक दोष होता है और उसे वो जो साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोक देता है, ऐसे बच्चे को हम कहते हैं डिसेबल चाइल्ड कहते हैं। ठीक है, और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के प्रकार है भाई, जिनको बॉडी मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, ओके, हाथ पैर मूव नहीं कर पाते हैं, ओके। और अगला है दिखने में जिनको प्रॉब्लम होती है, तो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान आपका देहरादून में स्थित है। और जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है, ऐसे बच्चे हो गए, या बोलने में जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनकी भाषा गलत होती है, तो ये सब है टाइप्स ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। ओके, तो इस तरह के बच्चे को भाई मतलब फिजिकली कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से इनका लर्निंग में ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। ओके, अगर हम बात करें राष्ट्रीय अस्थि संस्थान कहाँ स्थित है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सब लोग। राष्ट्रीय अस्थि संस्थान, तो ये स्थित है आपका कोलकाता में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर तो हमने बात कर ली विकलांग, इनको भी हम उन्हीं बच्चों के साथ में पढ़ाएंगे। अच्छा, इनकेस हमारी क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जिसको बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है, जिसको बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता है, तो उन बच्चों को हम विशेष विद्यालय में डालते हैं, स्पेशल स्कूल्स में डालते हैं। ओके, तो ये चीज आपकी होती है। अब हम बात करेंगे समस्यात्मक यानी कि प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड के बारे में, कि भाई समस्यात्मक बालक कौन से होते हैं। तो समस्यात्मक बालक वे बालक होते हैं जो अपने कृत्यों से, मीन्स अपने कामों से, अपने परिवार के सदस्यों, साथियों और रिश्तेदारों को प्रॉब्लम में डालते हैं। मतलब ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटी कर देंगे जिसकी वजह से क्या होता है, फैमिली इनकी प्रॉब्लम में आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को हम कहते हैं प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड। किसी ना किसी को परेशान कर दिया, किसी को स्कूल में परेशान कर दिया, किसी की कुटाई कर दी, धुनाई कर दी, तो ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते हैं ये लोग, और उसकी वजह से क्या होता है, फिर बच्चे या इनकी फैमिली बहुत ज्यादा ट्रबल में आ जाती है, परेशान हो जाती है। ठीक है, चलो, तो ये तो बात हो गई आपकी समस्यात्मक बालकों के बारे में। वैलेंटाइन ने एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई 2 वर्ष से 5 मतलब 5.5 वर्ष तक के बालकों को हम नटखट बालक कहते हैं, उनको हम प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड में नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। अब हम बात करते हैं कि बच्चा एक समस्यात्मक बालक कैसे बन जाता है ना, मतलब क्या कारण है जो एक बच्चा प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड में क्रिएट हो जाता है। तो इसके पीछे भाई ये रीजन आपका है कि जब वो अपने सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाता, या सोसाइटी के लोग उसको एडजस्ट करने नहीं देते हैं, है ना। हालांकि वो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अलग है,
लेकिन कभी कभी बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो वहां पर फिर वो प्रॉब्लमेटिक है ना, प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। अगला है उसके घर का एनवायरनमेंट किस तरह का है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे के प्रॉब्लमेटिक होने में। ओके, वहां पर उसकी हर एक बात को मान लिया जाता है, हर जिद को मान लिया जाता है ना, सिर पे एकदम बिठा के रखे हुए हैं, तो फिर वो चीजें आगे बच्चे को चल करके ऐसा ही क्रिएट बना देती हैं। अगला है, हो सकता है कि उसका आईक्यू कम है, ये तो माइट बी वाला पॉइंट हो जाता है। ओके, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो कि बच्चा इसकी वजह से प्रॉब्लमेटिक, समटाइम बच्चे बहुत होशियार होते हैं लेकिन वो प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, है ना। हाँ, हमारे जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, मतलब हम किस लेवल से बिलोंग करते हैं, किस जगह से बिलोंग करते हैं, तो वो चीज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहां पर। अगला है हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, हम जहाँ पढ़ाई करते हैं वो विद्यालय कैसा है ना, वहाँ के लोग कैसे हैं, तो ये चीजें आपकी हो गई। ठीक है, दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति के बारे में अगर हम बात करें यहाँ, तो ये चीज भी आपकी हो गई, है ना। तो ये सब चीजें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कहाँ पर, हमारी बच्चों के प्रॉब्लमेटिक हो जाने में। तो हमें हमेशा मेक श्योर करना चाहिए कि बच्चा किसी ऐसे इन्वायरमेंट में ना हो जहां पर बच्चे प्रॉब्लमेटिक बन जाए, या उसे किसी भी तरह की कोई समस्या हो जो आगे चल करके उसको परेशान करे, क्योंकि बचपन में जो चीजें इफेक्ट करती हैं वो लंबे समय तक रहती हैं बच्चों के मन पर। ओके, अब हम बात करते हैं बाल अपराधी बालक के बारे में। तो बाल अपराधी बालक जो कि 8 साल से कम बालक को हम बाल अपराधी में नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, 18 और 8 के बीच में जितने बच्चे और जो ऐसा कोई जुर्म करते हैं जो एडल्ट के जुर्म के बराबर होता है, लाइक किसी को मार देना, जान ले लेनी किसी व्यक्ति की, है ना, तो या कोई भी सेक्सुअल क्राइम हो गया आपका, तो ये चीजें आपकी हो जाती हैं। ऐसे बच्चे बाल अपराधी बच्चों में आते हैं। तो बेसिकली 8 साल से कम बच्चों को हम इसमें नहीं डालते, 8 से 18 मीन्स जो अपनी एक लीगल एक बालिग एज को कवर नहीं किए, कंप्लीट नहीं किए हुए हैं, उनको हम डालते हैं बाल अपराधी में। तो इनकी आप पहचान कैसे कर सकते हैं, तो ये इनका जो टेंडेंसी होता है बहुत लालची ग्रीडी टाइप का होता है, और अग्रेसिव टेंडेंसी होती मीन्स एकदम से गुस्सा आ जाए, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ऐसे टाइप के बोल रहे हैं, है ना। तो इस तरह के लोग आते हैं, जालसाजी फ्रॉड वगैरह बहुत करते हैं, सेक्स क्राइम वगैरह, है ना, भाग जाना, तो ऐसे बच्चे हम इनकी पहचान कर सकते हैं कि ऐसे बच्चे इस तरह के लक्षण रखते हैं जो बाल अपराधी बच्चे होते हैं। वन मोर थिंग, आनुवंशिकता जो हमारी हेरिडिटी है ना, तो लोमोब्रोसो एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं, इन्होंने अपने सिद्धांत में आनुवंशिकता यानी कि हम अपनी हेरिडिटी को बाल अपराध का कारण माना है। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर आपका बॉडी फॉर्मेशन है ना बहुत ही वैसा है, मतलब कि आप बहुत हट्टे कट्टे कोई व्यक्ति है तो वो भी हमेशा अग्रेसिव होने की कोशिश करता है ना, तो ये चीज आपकी हो गई। अगला एटमॉस्फेयर वहां का कैसा है, वातावरण वहां का कैसा है, तो वो भी बाल अपराधी बनने का एक कारण हो जाता है। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके हर सीटेट के एग्जाम में आपको ये देखने को जरूर मिलेगा 110%। ठीक है, तो इसलिए हम इनको अच्छे ढंग से कवर कर लेते हैं। एक चीज फिर से मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग अपने एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं तो आप लोग दिशा पब्लिकेशन की, है ना, फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पे आपकी बुक्स आपको मिल जाएंगी। ओके, जो कि सीटेट या आपके स्टेट टेट की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। ओके, जहां पर आपको थ्योरीज की बुक मिल जाएंगी, अलग अलग सब्जेक्ट की आपको बुक मिल जाएंगी, इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस की बुक मिल जाएंगी, तो आप उनको परचेज करके अच्छे ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो वन मोर थिंग, चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ लाइक जरूर कर दीजिए चैनल को, सॉरी सेशन को। ओके, और आप लोग शेयर हमेशा किया करो, पूरी प्लेलिस्ट बन करके एक अच्छी आपके तैयार हो गई। आई नो सब्सक्राइबर्स कम है, व्यूज कम है, तो दैट्स वाई, दिस इज द रीजन आपको लगता है कि रेलेवेंट कंटेंट नहीं है, बट ट्रस्ट मी सबसे बेस्ट कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ जो कि आपके एग्जाम में आपको बहुत काम आएगा। आइए अब हम बात करेंगे अधिगम अक्षमता के बारे में। जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं तो इनसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है,
तो हम लोग इनको देख लेते हैं और समझते हैं अच्छे ढंग से। आइए, तो 1963 में सैमुअल क्रिक ने सबसे पहले अधिगम अक्षमता इस वर्ड का यूज किया। ठीक है, सबसे पहले आपको हिंदी में अलग अलग नाम मिल जाएगा और इंग्लिश में एक ही टर्म आपको मिलेगी जो कि है लर्निंग डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो भाई सबसे पहले डिसेबिलिटी हम बात करेंगे डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है, राइटिंग है ना, लेखन संबंधी विकार, तो लिखने में समस्या। ओके, जैसे कि बच्चा गलत लिख रहा है या उल्टा लिख रहा है किसी वर्ड को, तो राइटिंग रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं, बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है, इसे हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। ठीक है, तो जहां पर भी मेंशन हो कि बच्चा लिखने में समस्या फेस कर रहा है, प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो इसे हम डिस्ग्राफिया कह देंगे। ठीक है, अगला है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया क्या होता है, यहाँ पर बेटा पठन विकार, मीन्स पढ़ने में बच्चे को समस्या आती है। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया। ओके, रीडिंग डिसेबिलिटी जो आपकी हो जाती है, इसे कहा जाता है डिसलेक्सिया। अब रीडिंग डिसेबिलिटी का मतलब आपका क्या हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि बच्चा वॉज को स पढ़ ले, है ना, उल्टा पढ़ ले, और बी को बच्चा डी पढ़ ले, तो ऐसे जिसे इसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया कहते हैं। अगला है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में क्या होता है, डिस्फेजिया में भाई भाषा संबंधी विकार है। ठीक है, बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, हकलाना, तुतलाना, गलत उच्चारण करना, है ना, तो इसे हम कहते हैं डिस्फेजिया। लैंग्वेज रिलेटेड जो डिसेबिलिटी या डिसीज आपकी होती है, दिस इज कॉल्ड डिस्फेजिया। ओके, नेक्स्ट है आपका कैलकुलिया। ये बहुत पूछ, देखो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैलकुलिया और डिस्प्रैक्सिया, ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके सॉल्व करेंगे ना, तो आपको मिलेगा उसमें। ठीक है, और अभी मैं बोल दे रही हूँ आप लोगों को कि अभी से प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर जब अच्छे ढंग से आप लोग सॉल्व करेंगे ना, तभी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ये कहो कि थ्योरी पढ़ करके सब हो जाए, नहीं, थ्योरी जरूरी है, पहला स्टेप तो थ्योरी ही होना चाहिए हमेशा हमारा, और उसके बाद में प्रैक्टिस, है ना, प्रीवियस ईयर पेपर की हम प्रैक्टिस करें, सो दैट हमारी जो थ्योरी है वो इम्प्लीमेंट होगी, दिमाग हमारा थोड़ा लगेगा कि भाई सब कहाँ पर कैसा प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, आइए, तो अब हम बात करते हैं डिस्कैलकुलिया के बारे में। तो गणना संबंधी विकार मीन्स जब बच्चे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, ओके, वो कैलकुलेट नहीं कर पाता है चीजों को, तो इसे हम कहते हैं डिस्कैलकुलिया। ओके, अगला है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया है सूक्ष्म गतिक कौशल संबंधी विकार, मीन्स मोटर रिलेटेड जो आपकी डिसेबिलिटीज बच्चे को होती हैं, ठीक है, इसे कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। अब इसमें क्या होता है आपको बता दूं, यहाँ पर बच्चा बॉडी मूव नहीं कर पाता, जैसे कि वो पेन नहीं पकड़ पाए, सूलेज नहीं बांध पाए, तो उसको ये बॉडी मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, इसे कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, अगला है डिस्थीमिया। तो तनाव संबंधी विकार जो आपका होता है, इसे कहते हैं डिस्थीमिया। ठीक है, तनाव संबंधी विकार, जो लोगों को स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, दिस इज कॉल्ड डिस्थीमिया। अगला है आपका डिस्मॉर्फिया। ठीक है, तो इसमें बच्चे को कंफ्यूजन होता है, भ्रम संबंधी विकार। ओके, वो कंपेयर करता है अपने आप को दूसरों से, तो इसे कहते हैं डिस्मॉर्फिया। ओके, तो ये है लर्निंग डिसेबिलिटीज। ओके, जो कि 1963 में सैमुअल क्रिक ने सबसे पहले लर्निंग डिसेबिलिटी वर्ड का यूज किया है। ठीक है, डिस्ग्राफिया क्या है, लिखने में समस्या जो आपको आती है। डिसलेक्सिया क्या है, जो बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। डिसफेसिया क्या है, जो बच्चों का भाषा विकार है, ठीक है, बोलने में जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है। डिस्कैलकुलिया क्या है, जो बच्चा कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, कैलकुलेट नहीं कर पाता है चीजों को। डिस्प्रैक्सिया क्या है, तो सूक्ष्म गतिक कौशल संबंधी विकार है, मीन्स बच्चा बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाए, है ना, पेन वेन नहीं पकड़ पाए, पेंसिल नहीं पकड़ पाए। डिस्थीमिया क्या है, तनाव संबंधी विकार है, ओके, स्ट्रेस वगैरह बहुत होता है। और डिस्मॉर्फिया है भ्रम संबंधी विकार। ठीक है, तो ये आज हमारा जो टॉपिक है वो अभी बस एंड होने वाला है। ओके, इंक्लूसिव एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं आपके, है ना, आप कभी भी ऐसा नहीं पाएंगे कि आपका क्वेश्चन आपको यहाँ से मिस हो गया हो।
ओके। तो अधिगम अक्षमता के बारे में बात करते हैं। अधिगम अक्षमता के लक्षण क्या है, मीन्स लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे होते हैं वो क्या सिम्टम्स दिखाएंगे। तो भाई हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, अति सक्रियता दिखाते हैं ये बच्चे, ठीक है। कॉम्प्लेक्सेस मतलब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, हीनता की भावना होती है इन बच्चों में, ओके, कि हम तो कुछ नहीं आता है, हम तो लोगों से बहुत वीक हैं, ऐसी टाइप की फीलिंग आती रहती है। इमोशनली इंस्टेबल होते हैं ये बच्चे, ठीक है। इनके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, तंत्रिका तंत्र में समस्या होती है इन बच्चों को। अगला है इनका जो अटेंशन यानी कि जो ध्यान है वो एक जगह पर नहीं लगा पाते हैं, है ना, तो प्रॉब्लम होती, फोकस्ड नहीं होते हैं ये बच्चे। आवेगिकता, तो इम्पल्सिव बिहेवियर मीन्स एक ही एकदम हाइपर हो जाना, एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, तो ऐसे ये कुछ है ना सिम्टम्स भी शो करते हैं। ओके, तो आज हमारा जो इंक्लूसिव एजुकेशन टॉपिक था वो एंड होता है, इसके अगला आपका टॉपिक आएगा, ठीक है। हम धीरे धीरे करके सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं और आई होप कि आप लोग भी नोट्स बना रहे होंगे और अपने दोस्तों के साथ में जरूर आप लोग शेयर करते रहिए पूरी इस सीरीज को। ओके, तो हम शुरुआत से देख लेते हैं, ठीक है। मैंने आज जो आपको यहाँ तक तो लास्ट वाली क्लास में डिस्कस किया था पार्ट 1 में, आज मैंने यहाँ से आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो पूरा नोट्स इसका आप लोग बनाइए अच्छे ढंग से, ओके। तो बेसिकली एक सार क्या निकल करके आया कि इंक्लूसिव एजुकेशन में हम हर एक बच्चे को साथ में तो पढ़ाते हैं, लेकिन उन हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग हम एक एक मेथड को यूज करेंगे ताकि कोई भी बच्चा ऐसा ना लगे कि हम अलग है, और ऐसे अलग एकदम व्यवहार नहीं करेंगे किसी बच्चे के साथ में। किसी बच्चों को हम कभी भी अलग करने की बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये था आज का सेक्शन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जाते जाते फिर से मैं लास्ट आपसे यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो। वन मोर थिंग, अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर इसको शेयर करिए और साथ ही साथ अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। वन मोर थिंग, दिशा पब्लिकेशन की जितनी भी आपकी सीटेट के लिए जो भी आपके लिए नीडेड बुक है, लाइक प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट के लिए, सीडीपी के लिए, या आपके जो सब्जेक्ट हैं, और इनकी मास्टर बुक भी अवेलेबल है जो आप अमेजोन पे सर्च कर सकते हो, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। आप सीधा वहां से क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हो, सॉरी परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे अब कब मिलेंगे हम लोग, अब मिलेंगे हम लोग वेडनेसडे को, ठीक है। तो वेडनेसडे को हम मिलेंगे और सुबह 11 बजे। आप लोग पूरी सीरीज के साथ में बने रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, अपना अपना ख्याल रखो, फिर मुलाकात करेंगे।